Today we are going to discuss chapter number 1 from Excel basic definitions। और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं और ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो आपके याद करने वाली हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको एज इट इज़ लिखनी होती हैं। सो एक फास्ट रिव्यू होगा इस चैप्टर का एंड आई विल मेंशन ऑल दोज टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू डू एंड दोज जो आपने सिर्फ रीड करने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1, यहाँ पे आपने ये सारा रीड करने वाला, ये इसमें बेसिकली याद करने वाला कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है पेज नंबर 2, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। इसकी भी अगेन डेफिनेशन है। प्रोग्राम क्या होती है? कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी जिसने इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलना है और इसका मकसद है एक अचीवमेंट, जो एक गोल हमने सेट किया होता है। लाइक प्रोग्राम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ EPI। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल प्रोग्राम एंड हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। वर्टिकल प्रोग्राम वो होता है जो वन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम वो है जिसमें कवरेज हो मोर देन वन एक्टिविटी की। फिर आता है कम्युनिटी डायग्नोसिस। इसकी डेफिनेशन देख लें एक दफ़ा। उसके बाद इलनेस और इलनेस, डिजीज़ और इसी तरह से ना एक दो और डेफिनेशंस हैं जो आपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करनी है। तो इट्स बेटर अगर हम वो सारी डेफिनेशंस एक साथ नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी कर लें। सो इग्नोरिंग दिस फॉर सम टाइम, वी विल कवर दिस इन चैप्टर नंबर 2, इलनेस, डिजीज़ और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल। अब डिज़ीज़ कंट्रोल क्या होता है? इसमें हमने बेसिकली क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है। एक तो डिज़ीज़ का इंसिडेंस, कि डिज़ीज़ हो ही ना, और अगर डिज़ीज़ हो गई है तो उसका ड्यूरेशन मिनिमम हो, और उसके जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही है हमारे अंदर वो कम से कम हो। और इसके अलावा ये सारा इलाज करते हैं हमने फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ाना, फाइनेंशियल बर्डन को भी कम करना है। लाइक इंसिडेंस, ड्यूरेशन, इफ़ेक्ट एंड फाइनेंशियल बर्डन, ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करने में हम कहेंगे दिस इज़ डिज़ीज़ कंट्रोल। अब डिज़ीज़ एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, अब ये दो टर्म्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एलिमिनेशन एक रीजनल टर्म है। लाइक वी से एलिमिनेशन ऑफ सम डिज़ीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक स्पेसिफिक एरिया है जो हमने मेंशन कर दिया। और इसमें हम प्रोसेस क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम इंटरप्ट कर रहे हैं द ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़, जो एक प्रॉपर साइकिल होती है जहाँ पे एक वेक्टर के थ्रू हमारी तरफ अगर एक डिज़ीज़ आ रहा है थ्रू अ वेक्टर, और उससे पहले वो होस्ट में आया, होस्ट में प्रेजेंट था और वेक्टर के थ्रू गया था, यानी एक ये पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। और यहाँ पे अगर हम इंटरप्शन कर रहे हैं तो दिस इज़ डिज़ीज़ एलिमिनेशन, और स्पेसिफिकली थ्रू अ पर्टिकुलर रीजन। अब इरेडिकेशन जो है एक एब्सोल्यूट टर्म है। लाइक बिल्कुल वो डिज़ीज़ का ख़ात्मा कर दिया है फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और अभी तक जो WHO का क्लेम है कि हमने जिस डिज़ीज़ की इरेडिकेशन किया है वो है स्मॉल पॉक्स। अब यहाँ पे क्या करना है? टीयर आउट बाय द रूट्स, यानी कि ये सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया था, एक साइकिल को इंटरप्ट कर दिया है इनमें से किसी भी एक लेवल पे। लेकिन यहाँ पे हमने इंटरप्ट नहीं करना, यहाँ पे हमने इसको सीज कर देना है कम्प्लीटली। उसके बाद आता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। अब ये इन सारी चीज़ों के दरमियान में जो एक इंटरेक्शन है जिसके थ्रू डिज़ीज़ ने अपने आप को अनफोल्ड करना है, यानी कि हर डिज़ीज़ के आपके जो सिम्टम्स एकदम से नहीं आते, उसका कोई प्रोसेस होता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज़ होता है। उसके बाद आता है पैथोजेनिक फेज़, और किस तरह से वो ये 3 फैक्टर से इंटरेक्शन होता है और डिज़ीज़ हमारे तक स्प्रेड होता है। इस सारे को कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे हमारे पास होता है प्री पैथोजेनिक फेज़ ऑफ डिज़ीज़। ये वो फेज़ है जब अभी हमारे पास डिज़ीज़ नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन उसका डिज़ीज़ कोई भी एकदम से स्टार्ट नहीं होती, उसमें यहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है बिटवीन द एनवायरनमेंट जिसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट है एंड द होस्ट जिसके पास ये इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है। इसी इंटरेक्शन को हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड कहते हैं कि ये 3 चीज़ें कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। अब इसकी कुछ बेसिक बातें मैंने यहीं पे साथ मेंशन कर दी है, इसको यहीं से देख लें। आगे यही सारी डिटेल्स आप लिखी हैं, आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट जिसके अंदर प्रेजेंट है वो वेक्टर्स जिन्होंने डिज़ीज़ को स्प्रेड करना है। अब यहाँ पे मैक्रो, माइक्रो और इंटरनल इन्वायरमेंट 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें तो यहाँ पे आएगा
हमारी एक तो फिज़िकल एनवायरनमेंट, फिर आती है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एंड थर्ड इज़ साइको सोशल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि हर डिजीज़ मीन्स डजेंट मीन कि इन्फेक्शन हो रहा है, कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है, कोई स्प्रेन वगैरह, कोई डिसलोकेशन, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद अगर हम होस्ट की बात करें, ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे इसकी अगर 3 कैटेगरीज थी, इसमें भी ये आपको पता होनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड जब आप बनाएंगे तो ये चीज़ें आपने साथ मेंशन करनी है। अब होस्ट में क्या होता है, बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। बायोलॉजिकल मीन्स कि उसकी बॉडी के सिस्टम में कोई आ रहा है, और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक आ सकता है, फिर आ जाता है लाइफस्टाइल लाइक ओबेसिटी वगैरह, फिर डेमोग्राफिक डिटेल्स आ जाती हैं। अगर हम एजेंट की बात करें तो क्या चीज़ें मैटर करती हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी। अब बेसिक फैक्टर्स जो आपने पेपर में लिखने हैं वो हैं फिज़िकल फैक्टर्स ऑफ द एजेंट, फिर केमिकल फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पे ये सारों की डिटेल दी हुई है। अब फिज़िकल फैक्टर मीन्स कि कोई प्रेशर, हीट जिससे आपको कोई इंजरी हुई है वो इसमें आ रहा है। केमिकल है, फिर बायोलॉजिकल है जिसमें पैथोजन आते हैं। न्यूट्रिशनल जिसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी एक्सेस हो सकती है। मैकेनिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो ये सारा कुछ आपने लिखना है। प्री पैथोजेनेसिस फेज में भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड के नाम से बेसिकली इसका क्वेश्चन आता है। फिर आता है सेकेंडली पैथोजेनेसिस फेज, जिसमें अब जो डिजीज़ है वो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो गया है टुवर्ड्स दी होस्ट। अब होस्ट ने जब सिम्टम्स शो करने हैं यहाँ पे, उसको हम कहेंगे पैथोजेनेसिस फेज। फिर आता है इंक्यूबेशन फेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ डिज़ीज़ इंसान को एक स्टार्ट होगी है, लेकिन बहुत ही लेस लाइकली है कि वो उसको डिटेक्ट करे, बिकॉज ये लेस सिम्टम वाला या एसिम्टोमेटिक फेज होता है। ये टाइम है जब एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स के दरमियान में जो टाइम आ रहा है। इसमें बेसिकली जो इन्फेक्शियस एजेंट है बेसिकली वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और अभी तक उसने यानी वो मैनिफेस्टेशंस नहीं करवाई जो हमारे सामने सिम्टम्स या साइंस की फॉर्म में अपीयर होंगी। यहाँ पे इंसान क्या होगा, अपेरेंटली हेल्दी होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं ये आ रही होंगी, और कुछ हो सकता है कि कुछ जनरल या वेग सिम्टम्स उसको स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। इससे पहले ये सारा मैंने आपको एक ही उसमें चार्ट में बता दिया, यही सारा लिखा है, आपने जस्ट रीड करना है। अब लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल्स आते हैं। इसको हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन 3 लेवल से पहले एक आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ये होता है कि जब एक डिज़ीज़, कोई चीज़ हमारे पॉपुलेशन में बहुत एंडेमिक है, कॉमन है, उसकी प्रिवेंशन हम स्टार्ट कर देंगे, बच्चों को सिखाना या मैथ्स एजुकेशन या इंडिविजुअल सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द वेरी बेसिक, ताकि इसकी कोई रिस्क फैक्टर वगैरह तक डेवलप ना हो। और ये ज़्यादातर किन डिजीज़ में हम करते हैं, जो कि क्रोनिक होती हैं, ये आपने याद रखना है, क्रोनिक में करते हैं। इसमें मैथ्स एजुकेशन एंड इंडिविजुअल एजुकेशन आती है, ये अप्रोच है। लाइक हम स्टार्ट से उनको हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रिवेंट स्मोकिंग और ओबेसिटी, और ये बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है ताकि वो कोई भी हार्ट डिजीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। ये बिल्कुल प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, लेकिन ये ज़्यादातर जो आपके SCQ में आती है, कोई सिनेरियो वगैरह मेंशन होता है, उसमें वन ऑफ दीज 3 होती हैं। अब एक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और उसके अंदर मोड ऑफ इंटरवेंशन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब इन ये 2 अलग-अलग आपके क्वेश्चन है। ज़ाहिर बात है अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूछे तो आप उसके अंदर मेंशन तो करेंगे कि ये है, लेकिन अगर मोड ऑफ इंटरवेंशन आ रहे हैं तो ये सारों के ये वाली हेडिंग्स बना के आपने इन्हीं की डिटेल लिखनी है। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ इकट्ठा डिस्कस कर रही हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, ये बेसिकली प्री पैथोजेनेसिस फेज में होता है, यानी कि अभी हमारे अंदर ससेप्टेबिलिटी है टू डेवलप द डिजीज़, रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है। अब हमने उनको कम कैसे करना है कि डिज़ीज़ का इंसिडेंस जो है वो कम से कम हो, कम चांस हो कि हम वो डिज़ीज़ डेवलप करें। यानी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट तो ज़रूर है, लेकिन हम उसको यहाँ पे कम करेंगे। अब यहाँ पे हम कौन सा मोड ऑफ इंटरवेंशन यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये है, यानी अगर हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज टेटनस की बात करें,
तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जनरल में तो आ जाएगा ना, हेल्थ प्रमोशन में जनरल सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम स्मोकिंग अवॉइड कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, एट्सेट्रा। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आएगी, हम वैक्सीन लेंगे दैट इज़ स्पेसिफिक टू द टेटनस। फिर हम ऐसी कंडीशंस अवॉइड करेंगे लाइक इम्यूनोसप्रेशन, स्टीरॉयड थेरेपी और वो चीज़ें जिससे आप ससेप्टेबल हो जाएं। इसी तरह सिर्फ एक डिज़ीज़ पैथोजन के लिहाज से यहाँ बात नहीं हो रही है। अगर आपके पास एक केस है सपोज विटामिन सी की डेफिशिएंसी का, स्कर्वी हो सकता है, वो यहाँ पे हम प्रिवेंशन क्या करेंगे, हम उसकी इनटेक बेटर करेंगे। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में, वो उसके लिहाज से स्पेसिफिक हो जाता है। अगर एक एरिया में आयरन डेफिशिएंसी सॉरी आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर हो रहा है, एंडेमिक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन हमने करनी है क्योंकि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। अब उसको रिड्यूस करने के लिए हमने उसको स्टार्ट से ही आयोडीन इनटेक उसकी जो है केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है। उसको आयोडीन हमने प्रोवाइड करनी है ताकि उसमें ये डिज़ीज़ डेवलप होने का चांस कम से कम हो। यहाँ आप कोई भी 2-3 एग्जांपल्स इसी तरह बता दीजिएगा। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कवर कर लिया हमने। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्क्रीनिंग हम किस लेवल पे करते हैं। तो स्क्रीनिंग में जैसे हमने ये टॉपिक भी पहले पढ़ा था, आपको याद है कि उसमें क्या हमारा मकसद था। स्क्रीनिंग जब हमने पढ़ी थी हमने कहा था अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि यहाँ पे तो डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर सिर्फ प्रेजेंट है लेकिन डायग्नोसिस नहीं पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे होस्ट का इंटरेक्शन नहीं हुआ उन चीज़ों से जिसने कुछ हद तक या बिल्कुल वेग सिम्टम्स शो करने थे। यहाँ पे इस लेवल पे आएगा स्क्रीनिंग, ये आपने याद रखना, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन हमने स्क्रीनिंग में एक बात पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। स्क्रीनिंग इस लेवल पे हम कर रहे हैं। अर्ली डायग्नोसिस की हमने कोशिश करनी है, वो स्क्रीनिंग से होगी, और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ताकि अगर डिजीज़ उसको डेवलप सपोज हो भी गई है, अभी लेस सिम्टम्स शो कर रही है, तो हम उसको वहीं पकड़ लें। बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है अर्ली डायग्नोसिस के लिए। और आमतौर पे जब तक कोई डिज़ीज़ के सवेयर सिम्टम्स डेवलप नहीं हो जाते, बहुत कम डिजीज़ होता है जिसमें हम पहले प्रेजेंट कर लें, नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही तब जब हमारी जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाती है चीज़। इसीलिए स्क्रीनिंग वो है जहाँ बिल्कुल वेग सिम्टम्स है जो पेशेंट शायद नोटिस कर रहा है लेकिन उसको लग रहा है ऐसे ही जनरल थकावट वगैरह, या फिर अगर वो नोट कर भी रहा है तो वो सहमत नहीं कर रहा अभी डॉक्टर पे जाने की, क्योंकि उसको या फील ही नहीं हो रहा या वेग सिम्टम्स हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक डिजीज़ की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो स्क्रीनिंग में ये चीज़ें रूल आउट होती हैं। अर्ली डायग्नोसिस हम करेंगे और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आगे फर्दर नुकसान से बचा जा सके। डिजीज़ कंट्रोल में हमने यही देखा था ना, एक तो हमें इंसिडेंस कम करना था जो प्राइमरी प्रिवेंशन में किया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने उसकी ड्यूरेशन कम करनी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने कम करनी है। फिर टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, अब सपोज़ कि अगर किसी बंदे को डिज़ीज़ हो भी गई है और उसने बहुत लेट प्रेजेंट किया, लाइक उसको काफ़ी सिम्टम्स डेवलप हो भी गए, तो अब हमारे यहाँ पे क्या इंटरवेंशन होगी, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। यानी कि उसका अगर डायबिटीज़ हो ही गई है सपोज़, उसने अर्ली नहीं शो किया, अब यहाँ पे हम डायबिटीज़ को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, टोटल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है जब हम इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन लिए बगैर वो नहीं रह सकता, या फिर कोई भी उसकी जो मेडिसिन है। तो अब यहाँ पे डिसेबिलिटी लिमिटेशन का यही मतलब है कि उसको उस बीमारी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही है वो कम से कम उसका सामना करना पड़े उसको। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, ताकि वो अपनी जो है माशरती ज़िंदगी और अपनी डेली लाइफ की रूटीन में, अपने वोकेशनल सर्विसेज में दोबारा वापस आ सके। इसको कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन, जिसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये काफ़ी डिटेल से इसको मैंने यहाँ बता दिया। यही सारी बातें आपकी ये 2 SCQ पूरे यहाँ कवर हो रहे हैं। उसके बाद एक ये आपने देख लेना है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या आता है। एक्सीडेंट जो है वो एक डिज़ीज़ के तौर पे उन्होंने लिया है, उसकी वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ फुट है, इम्पेयरमेंट, अब वो चल नहीं सकता, ये उसकी डिसेबिलिटी है। अब यहाँ डिजीज़ क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, और अनएम्प्लॉयड हो गया, इसका मतलब है दिस इज़ हैंडीकैप। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिसेबिलिटी में ये आगे 4 फेजेस उसने बताई हैं। फिर
नेक्स्ट चीज़ है रिहेबिलिटेशन में टाइप्स आपने देख लेनी है, ये भी क्वेश्चन है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन होता है बॉडी के फंक्शंस की दोबारा से मेंटेनेंस। फिर वोकेशनल है, आप अपनी जो जॉब वगैरह पे वापस जा सकें। सोशल मीन्स के अपनी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको इस्टेब्लिश दोबारा से कर सकें। और साइकोलॉजिकल मीन्स कि आप अपने आपका वही कॉन्फिडेंस वापस से आ सके। फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उन्होंने आगे बताई हैं, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, वही सारी बातें बताई हुई हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जस्ट याद करना है, इसमें आपको और करने समझाने वाला कुछ भी नहीं है। फंक्शंस ऑफ WHO एज इट इज़ आपने लिखना है, ये फ्री के मार्क्स हैं, अगर आप ये याद कर लें। फिर कुछ चीज़ें स्टार मार्क की हैं, इनको याद कर लेना है। इन चीज़ों की आपको आगे ये एब्रीवेशंस मेंशन है, ये आपको आनी चाहिए, जस्ट नेम्स इनके। So this is all about chapter number 1. I tried my best to explain maximum of it and cover most of the part. और बाकी जो चीज़ें mention की आपने just यही इसमें तैयार करनी है, and these are guaranteed marks if you do it like this. So keep watching and subscribe.